मतलब मजाक में कहते हैं कि नीतीश कुमार की ये नीति है कि बेईमानों को एक्सटेंशन, ईमानदारों को टेंशन। ये फर्क होता है नीड और ग्रीड का। ये गांधी जी कहते थे कि नीड लोगों का आराम से पूरा हो सकता है और ग्रीड कभी नहीं पूरा हो सकता है। और एक तरह से 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को कुर्मिस्तान बनाने का एक तरह से मतलब सुपारी ले ली है। नीतीश कुमार पर केस कराने गए कि मैं अनुसूचित जाति का अधिकारी हूँ, इसलिए मुझ पर जुल्म ढाया जा रहा है। 10 साल तक पलटू राम ने मेरा प्रमोशन रोक के रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को रद्द कर दिया है। नीतीश सरकार ने ये दायरा जाति सर्वे के बाद बढ़ाया था और तब वे तेजस्वी यादव के साथ सत्ता में थे, और जब पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द किया तब बीजेपी के साथ सत्ता में हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सचमुच नीतीश कुमार दलितों पिछड़ों के हिमायती हैं तो नौकरशाही में दलितों पिछड़ों अधिकारियों को वह अधिकार क्यों नहीं मिलता जो सामान्य वर्ग के अधिकारियों को दिया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि उनके नवरत्नों में जो भी अधिकारी हैं वो ज़्यादातर सामान्य वर्ग से ही हैं। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से। आइए उनसे समझते हैं कि क्या सचमुच नीतीश कुमार जाति सर्वे के जरिए दलितों पिछड़ों को आरक्षण देना चाहते थे या ये महज एक दिखावा था। सर, आरडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, कैसे धन्यवाद। देखते हैं सर, जिस तरह से आरक्षण के दायरे को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसे जाति सर्वे के बाद लागू किया गया था, क्या सचमुच नीतीश कुमार दलितों पिछड़ों के हिमायती हैं? देखिए, दर्शकों को मालूम होगा कि पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की बिहार सरकार ने। उसके बाद अगले ही महीने यानी नवंबर में जो जातीय आरक्षण था उसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया, है ना। पिछड़ी जातियों के लिए बढ़ा के 18% कर दिया गया, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए 25%, अनुसूचित जातियों के लिए 20% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2%, टोटल 65%। और यदि इसमें आप EWS को जोड़ दें, यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण लोग हैं, तो 75% हो जाता है। उसके बाद इसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अभी 2-3 दिन पहले पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, जिससे मुख्य न्यायाधीश भी थे, उसने इसको रद्द कर दिया। रद्द करने का मेन आधार जो है वो मैं दर्शकों को बताऊं कि 1992 में 92 में एक इंदिरा साहनी का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इसी पर ये पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 15-16 ये सब का उल्लंघन है, बिहार सरकार ने किया है और इसको रद्द कर दिया है। तो अब जो हालात बन रहे हैं उसमें लग रहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देगी, क्योंकि बिहार सरकार पर विपक्ष का भी बहुत दबाव है। अब आपने पलटू राम की बात की कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, तो 2-3 बातें मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। पहली बात कि पलटू से बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में कोई हुआ नहीं, है ना। 1994 के फरवरी में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने भी भाषण दिया था। और इनका पूरा जो चुनावी समीकरण है वो लवकुश समीकरण है। बिहार में कुर्मी और कोयरियों को लवकुश जातियां कहते हैं। तो नीतीश कुमार का पूरा जो चुनावी समीकरण है वो लवकुश समीकरण है। उसमें भी लव है, यानी कुर्मी है, उस पर नीतीश कुमार की खास मतलब नज़र इनायत है, कृपा दृष्टि है। और एक तरह से 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को कुर्मिस्तान बनाने का एक तरह से मतलब सुपारी ले ली है। और ये पहली बार मुझे लगता है बिहार के इतिहास में हुआ होगा कि दूसरे राज्यों से कुर्मी अधिकारियों को, कुर्मी IAS और कुर्मी IPS अफसरों को बिहार में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया, डेपुटेशन पर लाया गया और उनकी नियुक्ति की गई। पटना में वो लोग DM बनाए गए, कोई कहीं पर सीनियर SP बनाया गया दूसरे राज्यों से, है ना। तो ये तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। लोग लालू यादव पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मुझे नहीं याद है कि लालू के समय में किसी यादव को दूसरे राज्य से लाया गया हो। तो इतने बड़ा ये मतलब जातिवादी मुख्यमंत्री है जो पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है। तो इसलिए दलितों से कोई मतलब ही नहीं है।
पलटू राम को। दलित तो खैर उससे बाहर ही हैं। जो पिछड़ी जातियों में भी यादवों से कोई मतलब नहीं है। पिछड़ी जातियों में मतलब कुल मिलाकर अत्यंत पिछड़ी जातियों से ही मतलब नहीं है। मेन मतलब है लवकुश से, क्योंकि वो इनका समीकरण है, और उसमें भी कुर्मियों से मतलब है। तो अब देखिए क्या है कि ये जो आप कहेंगे कि तब ये आरक्षण वाला क्यों बढ़ाया गया, तो नीतीश कुमार के लिए जो आरक्षण वाली वाली चीज़ है, ये एक महज मतलब एक ये है, वोट बैंक की चीज़ है। आप अफ़सरों में देखिए, अधिकारियों की मैं बात करता हूँ। मैं मतलब आपको पर्टिकुलर उदाहरण देके बात करता हूँ। एक हमारे सीनियर आईएएस हैं मिस्टर सुधीर कुमार, 87 बैच के थे, अब रिटायर कर गए। मेरे डीएम भी थे, गया में डीएम थे जब मैं शेरघाटी में था तो। और काफ़ी ये थे, वो मतलब बिहार के गृह सचिव भी रहे थे। उन बीच में एक पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा, कर्मचारी चयन आयोग का। उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई, 3.5 साल उनको जेल में रखा गया, बिना किसी ठोस सबूत के। और उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। और वो दलित समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति के हैं मिस्टर सुधीर कुमार। वो इतना परेशान हो गए कि 1-2 साल पहले वो पटना में SC/ST थाना में गए पलटू राम पर केस कराने के लिए। 60 पन्नों का 60 पन्नों का उनका आवेदन था। नीतीश कुमार पर केस कराने गए कि मैं अनुसूचित जाति का अधिकारी हूँ, इसलिए मुझ पर जुल्म ढाया जा रहा है। जब SC/ST थाना शायद गर्दनी बाग में है, जो भी उसका थानेदार था, जब उसने देखा कि ये मतलब मुख्यमंत्री ही पर FIR करना पड़ेगा, तो थानेदार तो अपने जांबाज व्यक्ति था, भागा वहाँ से, है ना? और उसने कहा कि भाई ये इंग्लिश में इनका आवेदन है और मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए बहाना, देखिए कितना मतलब सुंदर बहाना है। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सीनियर अफसरों से पूछने के लिए। अब देखिए ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस में कोई इंग्लिश समझने वाला है ही नहीं। ना तो सिटी एसपी पटना समझते हैं, ना सीनियर एसपी पटना, ना तो DGP, ना ADG हेडक्वार्टर्स। सारे लोग मौन साध गए और फाइनली वो जो FIR था वो होने ही नहीं दिया गया, जो कि सीधे मतलब आप बताइए, ये भी मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई इतना सीनियर, उसमें वो नौकरी में भी थे, रिटायर नहीं किए थे, इतना सीनियर IAS ऑफिसर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 60 पन्नों का आवेदन लेके थाना पहुंच जाए कि भाई इन पर SC/ST एक्ट में केस किया जाए। और थानादार ये कहा के भागा कि भाई इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ये तो बिहार की हालत है। और इनके जो कुछ लोग जो बहुत करीबी हैं, जिनको मतलब पलटू राम का नवरत्न कहा जाता है, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में उनको नवरत्न कह के संबोधित, उस नवरत्न में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आप विशुद्ध, जो मतलब आप कह सकते हैं चमचागिरी करते हैं। जैसे एक पहले जो रिटायर किए मुख्य सचिव होके आमिर सुबहानी, जो एक ज़माने में IAS में टॉप करते थे, बाद में चमचागिरी में टॉप करने लगे। अब देखिए आमिर सुबहानी के साथ ऐसा था कि जो भी पलटू राम बोलते वो आँख मूंद के उसको मानते, है ना? याद होगा कि जब कृष्णैया साहब के हत्यारे आनंद मोहन को रिहा किया गया, तो ये आमिर सुबहानी उससे मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे। कायदे से इनको विरोध करना चाहिए था कि भाई, क्योंकि आमिर सुबहानी से सीनियर IAS कृष्णैया साहब थे, वो 85 बैच के थे, ये 87 बैच के। लेकिन आमिर सुबहानी को आखिर रिटायरमेंट के भी बाद तो कुछ लेना था, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं नहीं, जो हुआ है सब बिल्कुल मतलब ठीक हुआ, अच्छा हुआ है। और वही हुआ, रिटायर कर गए आमिर सुबहानी जी। उनको एक विद्युत नियामक बोर्ड है, उसका बना दिया गया चेयरमैन। ऐसे ही एक अंजनी बाबू हैं, अंजनी बाबू बिहार सरकार के मुख्य सचिव रहे, अंजनी कुमार सिंह। फिर रिटायर किए तो उनको सेवा विस्तार दिया गया, ऐसा लगा कि कोहिनूर हैं यही, 3 महीने का, मुझे लगता है उनको 2 बार सेवा विस्तार मिला। फिर वो भी जब समाप्त हो गया तो उनको मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। वो भी जब समाप्त हो गया तो आजकल बिहार म्यूजियम के निदेशक हैं, है ना? तो कुछ लोग हैं जो इनके मतलब आप कह सकते हैं जो जी हुजूरी कहते रहते हैं, तो उनको तो एकदम। और देखिए नीतीश कुमार का एक ये भी मतलब है कि ईमानदार अफसरों को मतलब टारगेट करना। एक मैं आपके सामने बैठा हूँ उसका उदाहरण, 10 साल तक पलटू राम ने मेरा प्रमोशन रोक के रखा, 10 साल तक। उसका वो केस मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के जीता, उसके बाद इनको प्रमोशन देना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो फिर डंडा चलता। मुझे तब SP के वेतनमान से सीधे IG के वेतनमान में प्रमोट करना पड़ा। ये 2017 की बात मैं कह रहा हूँ। और अगले साल यानी 2018 में मुझे नीतीश कुमार ने अनुशंसा करके भारत सरकार से रिटायर करवा दिया, ये कह के कि लोक हित में इनको रिटायर किया था। आज की तारीख में भी मैं केस लड़ रहा हूँ, कोई मुझ पर इल्ज़ाम नहीं, तो ये कहा गया कि लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर किया था। यही ना मेरा कसूर है कि मैं कुर्मी नहीं हूँ, और यही है कि मैं ईमानदार रहा। मैं जब ये रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, मैं रेल SP था, तो मैंने रेल माफिया की पोल खोली थी। लोग मतलब मजाक में कहते हैं कि नीतीश कुमार की ये नीति है कि बेईमानों को एक्सटेंशन, ईमानदारों को टेंशन। तो उसी पर सरकार चल रही है, और इसमें कुछ वही लोग हैं जो मतलब इनके नवरत्न हैं, उन्हीं नवरत्नों से सरकार चलाई जा रही है। नवरत्न की बात आप कर रहे हैं सर, क्या नवरत्न जो हैं वो
मतलब खास जाति से आते हैं इसलिए उनको आसपास रखा जाता है, नवरत्नों की नहीं, श्रेणी। नहीं, नवरत्नों का देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो जी हुजूरी करने वाले होते हैं, है ना? मतलब जो कहते हैं ना आईएएस का मतलब होता है आई एग्री सर, तो वही है कि जो बोलेंगे मुख्यमंत्री आई एग्री सर, वही संक्षेप में हो गया आईएएस। तो ये आई एग्री सर वाले लोग हैं, जी हुजूरी करते हैं। अब जैसे मैंने आमिर सुबहानी की बात की कि जो यदि मुख्यमंत्री कहेंगे दिन में रात है तो आमिर सुबहानी को तारा भी दिखाई देने लगेगा स्पष्ट। तो इस टाइप के लोग हैं, तो इन लोग को ये लोग साथ जिसको यस मैन कहते हैं और इस टाइप के लोगों से ये लोग घिरे रहते हैं, जी हुजूरी करने वाले लोग, चापलूसी करने वाले लोग। इसकी वजह क्या है? कहा जाता है कि सरकार जो है बहुत सुविधाएं देती है। एक आईएएस अधिकारी को 3-3 गाड़ियाँ, पेट्रोल महीने में कई 100 लीटर मिलते हैं। तो ये सब वजह हैं जिसकी वजह से लोग जो है जी हुजूरी करते हैं। नहीं, नहीं, देखिए फ़र्क ये फ़र्क होता है नीड और ग्रीड का। ये गांधी जी कहते थे कि नीड लोगों का आराम से पूरा हो सकता है और ग्रीड कभी नहीं पूरा हो सकता है ना? तो नीड तो आईएएस, आईपीएस सबका आराम से पूरा होता है। सरकार इतना आपको वेतन दे देती है कि आपकी दाल-रोटी अच्छा से चले। आप चाहें तो दाल में घी भी ले सकते हैं। लेकिन ग्रीड जो है, लालच जो है, वो तो कभी पूरा नहीं होगा ना। वो तो जब आप मुख्य सचिव बन के रिटायर कीजिएगा तब आप चाहिएगा कि हमको बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए। बीपीएससी का चेयरमैन बन जाएगा तो आप चाहिएगा कि मुझे राज्यसभा में भेज दिया जाए। राज्यसभा में जब चले जाइएगा तो आप चाहिएगा कि हम भारत सरकार में मंत्री बन जाएँ। तो ग्रिड का देखिए नीड और ग्रिड में यही फ़र्क है। नीड मैं कोई भी आईएएस, आईपीएस में मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनको खाने-पीने की दाल-रोटी की दिक्कत हो गई इसलिए उन्होंने ईमान बेच दिया, ऐसा होता ही नहीं है। सरकार उतना पैसा आपको दे देती है कि आप ये है। लेकिन ग्रिड का क्या अंत है? ग्रिड का तो कोई अंत नहीं है। ये बताएं सर कि जो कहा जाता है कि बिहार सरकार जो है जी, जी। नौकरशाहों की पोस्टिंग में खास करके जो है यूपीएससी से और बीपीएससी से जो अधिकारी आते हैं उनकी पोस्टिंग में भी भेदभाव करती है। नहीं, एक तो देखिए सीधे है कि अब जो यूपीएससी से आते हैं वो क्लास 1 के ऑफिसर होते हैं, बीपीएससी वाले क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। वो तो एक सीधे है कि बीपीएससी वालों को आप नेचुरल है कि आप एक खास-खास पदों पर नहीं बैठा सकते। अब उनको आप ऐसे प्रधान सचिव नहीं बना देंगे जब तक उनको आईएएस नहीं मिलेगा। वो तो मतलब सीधे है। और भेदभाव की बात फिर मैं वहीं पर जाऊँगा कि भेदभाव की बात नहीं है। मान लीजिए यदि कोई बीपीएससी का ही अधिकारी है, लेकिन यदि वो मान लीजिए कुर्मी है या मान लीजिए वो बहुत बड़ा जी हुजूरी करने वाला है, तो हो सकता है उसके लिए मुख्यमंत्री कोई हो सकता है पद ही का सृजन कर दिया जाए। सरकार में इसका भी उपाय है कि पद सृजित कर दिया जाता है ना? एक थे सीनियर आईपीएस ऑफिसर, अब मैं नाम क्या लूँ, वो बहुत सीनियर हो गए थे, डीजी रैंक के, उनको जाना था लेकिन दिल्ली में रहना चाहते थे। अब कैसे हो भाई, है ना? प्रतिनियुक्ति पर नहीं उनको जाने का मौका मिल रहा था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, जो भी मुख्यमंत्री थे, मुझे लगता है लालू जी थे, कि भाई कुछ कीजिए। लालू ने कहा कि कोई बात नहीं। तो दिल्ली में बिहार भवन होता है ना, बिहार भवन में एक पद सृजित कर दिया गया, ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, विशेष कार्य पदाधिकारी। और वो साहब जो बहुत सीनियर डीजी रैंक के आईपीएस थे, वो बिहार भवन में ओएसडी बन के चले गए। दिल्ली में रहते थे, कुतुब मीनार देखते थे, है ना? तो सरकार के पास तो मतलब अनंत अनंत शक्तियां हैं। सरकार तो चाहेगी तो आपके लिए नए पद का सृजन कर देगी लोकहित में, है ना? उस पर आप ही को बैठा दिया जाएगा। फिर जब आप हट जाएंगे तो पद भी खत्म हो जाएगा, ऐसा भी होता है। जी जी जी। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से जाति सर्वे करा करके कहा गया कि भाई हम ओबीसी, दलितों, एससी एसटी को जो है उनका हक दिलाना चाहते हैं, उनका आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। लेकिन क्या वो जो नौकरशाही है उसमें उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं मिलती है ना। देखिए जातीय जो सर्वे किया गया या जो भी आरक्षण किया, उसका एकमात्र उसका उद्देश्य रहता है वोट बैंक की राजनीति। क्योंकि ये पलटू राम भी आसानी से समझते हैं कि सिर्फ कुर्मियों के वोट से वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। यदि आप मतलब इसके संख्या बल के हिसाब से देखें तो इतनी बड़ी संख्या नहीं कुर्मियों की, बस आप कुर्मियों के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आपको वोट लेने के लिए तो आपको दलितों की भी बात करनी पड़ेगी, अत्यंत पिछड़ों की भी बात करनी पड़ेगी, है ना? आनंद मोहन की भी बात करनी पड़ेगी जिससे थोड़ा राजपूत वोट मिल जाए, है ना? उसमें तो आपको सबका है ना, मुसलमानों के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो लेकिन वो नीतीश कुमार का उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो आम आदमी का कल्याण करना चाहते हैं तो वो सब नहीं है। वो पलट के देख रहे हैं किस तरह पलटी मार के अपनी सरकार चला रहे हैं। उनके साथ एक नवरत्न है, नवरत्न क्या कहिए, मैं तो उसको गिरोह कहता हूँ। वो गिरोह है, वो भी उनके साथ साथ लगा हुआ है। तो इसी तरह से ये लोग पूरे बिहार को चला रहे हैं। इसको मैं सुशासन माफिया कहता हूँ। तो सुना है आपने किस तरह सब
अवसरवादी की राजनीति है। अवसर तलाशने के लिए नेता तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं और लोगों को गुमराह करके जो है अपना गोटी सेट करते हैं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।